आप सभी का एक बार फिर से मेरे क्लास में स्वागत है। आज हम कक्षा 9 विज्ञान के लिए पाठ 2 है शुद्ध एवं अशुद्ध पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। पहला पाठ हो चुका है हमारे आसपास के पदार्थ या द्रव्य जिसको कहते हैं। तो आज हम जानेंगे कि शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ क्या होता है। उससे पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे वर्गीकरण करेंगे, द्रव्य या पदार्थों का वर्गीकरण। द्रव्य को आप पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, क्या होता है तो वे पदार्थ जो स्थान घेरता है, जिसमें कुछ भार होता है, उसे हम द्रव्य कहते हैं। द्रव्य को ही पदार्थ कहते हैं। तो आज हम जानेंगे कि द्रव्यों का वर्गीकरण क्या होता है, मतलब द्रव्यों को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो द्रव्यों को या पदार्थों को 2 वर्गों में बांटा गया है मुख्य रूप से। पहला होता है शुद्ध पदार्थ और दूसरा होता है अशुद्ध पदार्थ। ठीक है, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ किसे कहेंगे? ऐसा पदार्थ जिसके अणु एक समान होते हैं। अणु कह लो चाहे कण कह लो, कोई भी पदार्थ होता है वह छोटे छोटे कणों से या अणुओं से या परमाणुओं से मिलकर बनता है। तो ऐसा पदार्थ जिसका प्रत्येक कण समान होता है उसे हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। दूसरे भाषा में यदि कहा जाए तो कह सकते हो ऐसा पदार्थ जो एक ही प्रकार के अणुओं या कणों से मिलकर के बनता है उसे हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अशुद्ध पदार्थ क्या होता है? ऐसे पदार्थ जो भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणुओं, अणुओं या कणों से मिलकर बनता है उसे हम अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा पदार्थ जिसका कण एक समान न हो, भिन्न भिन्न प्रकार के कण होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं अशुद्ध पदार्थ। ठीक, शुद्ध पदार्थ को भी 2 वर्गों में बांटा गया है। एक होता है तत्व और एक होता है यौगिक। ठीक, शुद्ध पदार्थ को 2 वर्गों में बांटा गया है, तत्व और यौगिक। अशुद्ध पदार्थ को हम और एक नाम से जानते हैं, मिश्रण। ठीक है, मिश्रण के नाम से भी अशुद्ध पदार्थ को जानते हैं। तो हम बात कर लेते हैं शुद्ध पदार्थ में तत्व क्या होता है। तत्व किसी पदार्थ का सबसे सरलतम भाग होता है जिससे सरल होना संभव नहीं होता है। मतलब कि किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा, यानी उससे छोटा होना संभव ना हो, तो उसको हम बोलते हैं तत्व। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम और इसके आगे और सारे तत्व हैं, लगभग 118 तत्व। ठीक है, अब तक लगभग में 118 तत्वों की खोज हुई है, जिसमें से 92 जो तत्व हैं वह प्राकृतिक है और 26 जो तत्व हैं वह मानव निर्मित हैं। तो तत्व में बस इतना ही है कि क्या होता है कि कोई भी पदार्थ का वह छोटा से छोटा भाग जिससे छोटा होना संभव न हो, अर्थात किसी इतना छोटा कि उसको किसी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है, उसे हम तत्व बोलते हैं। तत्वों की संख्या अब तक लगभग 118 है, जिसमें से 92 क्या है प्राकृतिक है और 26 जो है मानव निर्मित है। इसमें आप नाम सुने होंगे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान। ठीक, आगे हम देखते हैं यौगिक। यौगिक क्या होता है? यह तत्वों से मिलकर के बनता है, पर कैसे बनेगा? तो यह 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में जब निश्चित अनुपात में संयोग करेंगे या मिलेंगे तो जो पदार्थ बनाएंगे उसे हम यौगिक कहेंगे। यानी कह सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलने से जो पदार्थ बनता है उसे हम यौगिक कहते हैं। क्लियर? जैसे में जल हो गया, जल का सूत्र H2O, अमोनिया हो गई NH3, मैथेन हो गया CH4, ये सब इनके अणु सूत्र हैं। यह जल का है, यह अमोनिया का, यह मैथेन का। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में एक निश्चित अनुपात होगा, या नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में निश्चित अनुपात होगा, और यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन में निश्चित अनुपात होगा। अब थोड़ा सा आपको एक चीज़ बता दें कि जैसे पूछते हैं कि यौगिक कैसे पहचानें। ठीक है, कोई भी यौगिक है लिखा हुआ है तो उसको कैसे पहचानें, तो आपको दिमाग में ये रखना है कि जिस भी पदार्थ का रासायनिक सूत्र होगा, अणु सूत्र होगा, यानी सूत्र के रूप में लिखा जाएगा, उसको हम यौगिक कहेंगे।
ठीक है। और जिसको नहीं लिखा जा सकता या जिसका रासायनिक सूत्र नहीं होता है, अणु सूत्र नहीं होता है, उसे हम मिश्रण कहेंगे या अशुद्ध पदार्थ कह सकते हैं, या उसे यौगिक नहीं कहेंगे। जैसे आप जल है, जल बताइए क्या होता है, यौगिक है कि मिश्रण है? तो आप कहोगे भाई यौगिक है। क्यों? क्योंकि जल का सूत्र होता है H2O। आपसे पूछा जाए ग्लूकोज क्या है, कहोगे यौगिक है। कैसे भाई? उसका हम अणु सूत्र लिख सकते हैं। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। तो ये आपका यौगिक है। जिसका भी अणु सूत्र या रासायनिक सूत्र लिखा जा सकता है उसको हम बोलेंगे यौगिक, ठीक है। ऐसे ही कोई भी मान लेते हैं, जैसे ये जल हो गया, ये हो गया। अगर हम कह दें मान लो दूध बताइए यौगिक है, तो भाई दूध का कोई सूत्र ही नहीं होता है। अगर सूत्र होगा तो आप मुझे भी बता दीजिएगा। वायु, हवा, हवा बताइए यौगिक है, तो कहोगे नहीं है, हवा का कोई सूत्र नहीं होता है। हवा में बहुत सारी गैसें मिली हुई है, उसका कोई सूत्र नहीं है, तो इसलिए हवा भी क्या है, यौगिक न होकर के मिश्रण है, ठीक। चलिए यहाँ पे हमने क्लियर कर लिया शुद्ध पदार्थ, तत्व, यौगिक। अभी हम बात करेंगे इसी में शुद्ध पदार्थ में ही तत्व। अब जान लीजिए जो तत्व होता है उसको भी 3 वर्गों में बांटा गया है। कौन सा होता है? धातु, अधातु और उपधातु। यानी तत्वों को भी 3 वर्गों में बांटा गया है, धातु, अधातु और उपधातु। वैसे जितने भी तत्व हैं 118, उसमें ज़्यादातर धातुएं ही हुए हैं। अधातुओं की संख्या बहुत कम है, उपधातुओं की संख्या उससे भी कम है। तो आप जान लेते हैं धातु क्या होता है। जो धातु होता है, जैसे आप एक तरह से देख लीजिए लोहा जैसे होता है। आप लोहा को जानिए, लोहा में जो भी गुण दिखाई देगा वह सब धातु का गुण हो जाएगा, कुछ अपवाद को छोड़ करके। अब जैसे लोहा में क्या आप बोल सकते हो, लोहा जो होता है काफ़ी कठोर होता है, ठीक है। और जो धातु होते हैं वह चमकदार होते हैं, उनमें एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, ये सब में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। तो धातु क्या होते हैं? कठोर होते हैं, उनमें एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, जिस चमक को हम धात्विक चमक भी कहते हैं, ठीक। इसके बाद जो धातु होते हैं, जैसे तार आप देखे होंगे, वायर जो जिसमें विद्युत प्रवाहित होता है, कापर का होता है चाहे एल्युमिनियम का होता है, तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, यानी ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है, ठीक। ये आघातवर्धनी होता है। आघातवर्धनी का मतलब कि किसी भी धातु को आप पीटोगे तो वह क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, एक तरह से चादर टाइप बना लेगा, पतली परत बना लेगा, तो उसी को हम बोलते हैं आघातवर्धनीयता। यानी किसी भी धातु को पीटने पर पतली सीट के रूप में बन जाता है, तो उसे हम बोलते हैं आघातवर्धनीय पदार्थ, और उस गुण को बोलते हैं आघातवर्धनीयता, ठीक है। तो इतना मुख्य रूप से आपको धातुओं के बारे में जानना है। क्या जानना है कि धातु जो होते हैं कठोर होते हैं, इनमें चमक पाई जाती है, ठीक, और यह विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं, इन्हें पीटने पर यह पतले चादर के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे में आपका हो गया लोहा, कापर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये सब क्या हैं? धातु हैं। ये लोहा हो गया, कापर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये सब धातु हो जाएंगे। सोडियम भी हो जाएगा, मैग्नीशियम भी हो जाएगा, ठीक। तो ये सब धातु में आ गया। अब बात कर लेते हैं अधातु क्या होता है। जो अधातु होते हैं वह कठोर नहीं होते हैं, भंगुर होते हैं। भंगुर का मतलब क्या होता है? किसी पदार्थ को पीटने पर यदि वह छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं भंगुर पदार्थ, और इस गुण को हम बोलते हैं भंगुरता। तो जो अधातु होते हैं अगर उसको पीटा जाएगा तो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएंगे, अर्थात वह भंगुर होते हैं। इनमें विशेष प्रकार की चमक नहीं पाई जाती, जैसे कार्बन ले लीजिए, कोयला में कोई चमक नहीं पाई जाती है, तो कार्बन का ही एक अपरूप है, मतलब रूप है एक तरह से समझ लीजिए। तो क्या है कि जो अधातु होते हैं उसमें किसी प्रकार की चमक नहीं पाई जाती है, यह भंगुर होते हैं, ठीक। यह विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं, मतलब विद्युत और ऊष्मा एक जगह से दूसरे जगह प्रवाहित नहीं हो पाएगा। और ये क्या होते हैं? ज़्यादातर द्रव अवस्था में होते हैं या गैसीय अवस्था में होते हैं। जो अधातु होते हैं ज़्यादा गैस में
और थोड़ा मोड़ा कुछ हैं जो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, ठोस अवस्था में बहुत कम ना के बराबर पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे इसमें आपका हो जाएगा सल्फ़र हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा। ये जो ब्रोमीन है ये द्रव उपधातु है, ये जान लीजिए। जो ब्रोमीन की अवस्था होती है वह द्रव होता है। एक धातु में आपको बता दें कि मरकरी जो होती है ये भी धातु है, पर यह ठोस होता, द्रव होता है, द्रव धातु है। वैसे मोस्टली मतलब ज़्यादातर धातुएं जो होती है वो ठोस होती है, पर जो मरकरी है वह द्रव होती है। उसी तरह अधातु जो होते हैं ज़्यादातर गैस होते हैं, पर इसमें ब्रोमीन जो है वह भी अधातु है, लेकिन ये क्या है, द्रव होता है। तो इसको आपको नोट पॉइंट याद रखना है। ठीक है, आगे हम चलते हैं उपधातु के पास। उपधातु क्या होते हैं? कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है, जिसे हम उपधातु बोलते हैं। मतलब धातुओं का भी गुण रहेगा और अधातुओं का भी गुण रहता है। तो ऐसे तत्व को हम क्या बोलते हैं? उपधातु। जैसे कि सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, टीन हो गया, टीन नहीं होगा, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया। ये जो नाम बता रहे हैं इसको आप याद यहीं पे कर लीजिए कि इसका संकेत ये देखिए, सिलिकॉन है, ये जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ये सब क्या है? उपधातु हैं। इनमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है, या कह सकते हो कि इनमें धातु और अधातु के बीच का गुण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर फिनिश हम करते हैं तत्व को। ठीक है, रिवीजन करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप पीछे वीडियो करके देख सकते हैं इसको दोबारा। नेक्स्ट हम चलते हैं, जो तत्व को बांटे थे धातु, अधातु और उपधातु में, उसी तरह से शुद्ध पदार्थ को हम तत्व और यौगिक में बांटे थे। तो यौगिक पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं पूरा डिटेल में। यौगिक को बताए थे क्या होता है। यौगिक जो होता है दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलने से जो पदार्थ बन जाता है उसे हम यौगिक कहते हैं। यौगिक को दो वर्गों में बांटा गया है, एक कार्बनिक यौगिक होता है, एक अकार्बनिक होता है। कार्बनिक यौगिक का मतलब क्या होता है? ऐसा यौगिक जो कार्बन से बना हो। ठीक है, जो ऐसा यौगिक जो कार्बन से बना हो या जिसमें कार्बन पाया जाता है उसे हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं। अकार्बनिक यौगिक क्या होता है? ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन नहीं पाया जाता है या जो कार्बन से नहीं बने होते हैं। जैसे कार्बनिक यौगिक में आपका हो गया मेथेन, एथेन, C2H6, ऐसे ही ग्लूकोज हो गया C6H12O6 होता है ग्लूकोज का सूत्र। ये सब कार्बनिक यौगिक में आ गए। वैसे ही अल्कोहल भी होता है C2H5OH, इसका सूत्र होता है जिसको आप बोलते हो शराब। ठीक, अकार्बनिक में जैसे कि जल हो गया H2O, NH3। ठीक, अब ये सब क्या है? अकार्बनिक है। इसमें कार्बन कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। इसमें कार्बन दिखाई दे रहा है, तो ये कार्बनिक हो गया, ये अकार्बनिक हो गया। सिंपल है। चलिए, शुद्ध पदार्थ में हमने जान लिया सब चीज़ें हैं। क्या? तत्व। तत्व में कौन? धातु, अधातु, उपधातु। और फिर शुद्ध पदार्थ को यौगिक में बांटे थे। यौगिक क्या होता है? यौगिक को कितने वर्गों में बांटा गया? दो वर्गों में, कार्बनिक और अकार्बनिक। सब समझ लिए, यानी कि एक पार्ट शुद्ध वाला पार्ट पूरा फिनिश होता है। यहाँ पे बात करते हैं हम अशुद्ध पदार्थ की। अशुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ के बारे में बताएं कि ऐसा पदार्थ जिनके कण एक समान नहीं होते, यानी भिन्न भिन्न प्रकार के कण उसमें विद्यमान होते हैं, उसे हम अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। ठीक है, इसी में आता है एक मिश्रण। मिश्रण क्या होता है? जब दो या दो से अधिक पदार्थों को बिना किसी निश्चित अनुपात में मिलाने पर जो पदार्थ बनता है उसे हम मिश्रण कहते हैं। ठीक है, मतलब दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी निश्चित अनुपात में नहीं, चाहिए जितना मन करे उतना मिला दें, तो जो पदार्थ आपस में मिल करके बनेगा उसी को हम मिश्रण बोलेंगे। मिश्रण भी दो प्रकार का होता है, एक होता है समांगी, एक होता है विषमांगी। ठीक है, समांगी क्या होता है? ऐसा मिश्रण या ऐसा द्रव्य जिसका संगठन एक समान न हो, मतलब वो बना हो तो उसका संगठन एक समान न हो तो उसे हम विषमांगी बोलेंगे, और अगर एक समान रहेगा तो उसे हम समांगी बोलेंगे। ठीक है,
मतलब कि ऐसा पदार्थ या ऐसा द्रव्य जिसका प्रत्येक भाग समान होता है उसे हम समांगी कहते हैं, और जिसका प्रत्येक भाग असमान होता है उसे विषमांगी कहते हैं। दूसरे भाषा में आप समझ लीजिए कि ऐसा पदार्थ जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिले हों पर वह आपस में देखने से लगे कि एक ही पदार्थ है। ऐसे समझ लीजिए कि अगर कोई भी पदार्थ है उसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिले हों पर देखने से ऐसा लगे कि जैसे एक ही पदार्थ है, उसे हम समांगी कहेंगे। अगर दो या दो से अधिक पदार्थ मिले हैं और वह सब अलग अलग हमें दिखाई दे रहे हैं, पता चल रहा है कि भाई दो से अधिक चीज़ें मिली हुई हैं, सिंगल नहीं है, कोई और भी चीज़ें इसमें मिली है, तो उसे हम बोलेंगे विषमांगी मिश्रण। तो जैसे में अगर जल में आप मिला देते हैं चीनी मिला दीजिए या फिर नमक मिला दीजिए, तब इसका जो मिश्रण बनेगा वह समांगी होगा। क्योंकि अगर आप पानी में चीनी मिला के शरबत बना देते हो तो ऐसा नहीं लगता है कि चीनी बाहर कहीं दिखाई देता है, लगता है कि भाई केवल पानी है, तो वह समांगी हो गया। उसी तरह नमक मिला देंगे पानी में तो नमक आपको दिखाई नहीं देगा, लगेगा कि पूरा पानी है, तो वह भी क्या हो गया, समांगी हो गया। लेकिन विषमांगी में क्या होता है कि अलग अलग दिखाई दे, जैसे पानी में आप बालू मिला दो, कंकड़ मिला दो, पत्थर मिला दो, मिट्टी मिला दो, तो वह क्या होगा, देखोगे तो कहीं ना कहीं मिट्टी के कण, बालू के कण तैरते दिखाई देंगे, तो वह हो जाएगा आपका विषमांगी। या तेल है, उसमें पानी मिला दो या पानी में तेल मिला दो तो तेल ऊपर तैरने लगता है, पानी नीचे रहता है, तो वहाँ पे आपको दिखाई देगा कि भाई यहाँ पे क्या है, अलग अलग परत उसके दिखाई दे रहे हैं, तो वहाँ पे विषमांगी हो जाएगा। ठीक है, चलिए समांगी विषमांगी आपका क्लियर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं इसमें विलयन। विलयन क्या होता है? देखिए, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। यानी जो समांगी मिश्रण थोड़ी देर पहले हम आपको बताए थे उसी को हम विलयन बोलते हैं। यानी दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन को बनाने में दो अवयव भाग लेते हैं, एक होता है विलेय और एक होता है विलायक। ठीक है, विलयन को बनाने में दो अवयव भाग लेते हैं, कौन कौन से? विलेय और विलायक। ठीक है, अब हम जान लेते हैं कि विलेय क्या होता है और विलायक क्या होता है। देखिए, विलयन को बनाने में जिसकी मात्रा अधिक होगा उसे हम बोलेंगे विलायक, और जिसकी मात्रा कम होगा उसे हम बोलेंगे विलेय। चलिए, तो आप जान गए विलेय और विलायक। अगर आपको कन्फ्यूजन होता है कि कौन कम रहेगा कौन ज़्यादा रहेगा, तो कैसे इसको अंतर को स्पष्ट करेंगे कि कौन कम है? भाई विलेय कम है कि विलायक कम है? परिभाषा या जानने में, समझ में अगर कन्फ्यूजन होता है तो कैसे याद करेंगे? देखिए, इसमें 3 अक्षर हैं, आपको 3 वर्ड हैं, इसमें 4 अक्षर हैं, है ना? अब देखो 3 कम है कि 4 कम है? इसमें देखो 3 कम है, ये ज़्यादा है, तो आपको इसी से काम चला लेना। इसमें कम अक्षर है, इसका मतलब विलेय की मात्रा कम, यानी विलयन को बनाने में जिसकी मात्रा कम होगी उसे विलेय बोलेंगे। क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए 3 अक्षर है यानी कम है तो कम, यहाँ पे 4 मतलब ज़्यादा है तो ज़्यादा से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो विलयन को बनाने में जिसकी मात्रा अधिक होगा उसे विलायक और जिसकी मात्रा कम होगा उसे विलेय बोलेंगे। काम खत्म। अब जान लेते हैं थोड़ा सा इसमें विलयन का गुण है। विलयन का गुण क्या होता है? नंबर 1, जो विलयन होता है वह समांगी होता है। नंबर 2, जो विलयन होता है वह स्वच्छ होता है। नंबर 3, जो विलयन होता है वह पारदर्शी होता है। नंबर 4, जो विलयन होता है वह एक प्रावस्था तंत्र होता है, मतलब कि आप उसको देखोगे तो लगेगा कि एक ही चीज़ है। जैसे पानी में आपने चीनी मिलाया तो चीनी नहीं दिखाई दे रहा, केवल पानी ही दिखाई दे रहा है, तो एक प्रावस्था तंत्र मतलब अलग अलग उसके फेज दिखाई नहीं दे रहे हैं, परत दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ये हो गया विलयन के गुण। ठीक है, इसी में एक और टॉपिक है विलयन की सांद्रता। ठीक है, विलयन की सांद्रता। सांद्रता का मतलब आपको समझना है गाढ़ापन। जैसे आप शरबत बना रहे हो, गाढ़ा बना रहे हो कि थोड़ा हल्का बना रहे हो, मैं सिंपल भाषा में यही है। सांद्रता का मतलब है कि गाढ़ा है कि हल्का है। कोई भी चीज़ मान लीजिए
रंग ही मिला रहे हैं, तो गाढ़ा रंग है कि हल्का रंग है, ऐसे होता है। तो उसी तरह सांद्रता का मतलब ही होता है। देखिए विलयन की सांद्रता डिपेंड करती है विलेय और विलायक की मात्रा पे, ठीक है। तो किसी विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा को ही हम बोलते हैं सांद्रता, यानी कोई भी विलयन दिया गया है उसमें विलेय की कितनी मात्रा है उसी को बोलते हैं सांद्रता। जैसे मान लेते हैं हमने ये पूरा शरबत को ले लिया, ठीक है, शरबत, ये पूरा आपका शरबत हो गया। अब इसमें विलेय मतलब चीनी को कितना मिलाए हो, इसी की मात्रा ही बताती है विलयन की सांद्रता को, यानी विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा ही विलयन की सांद्रता होती है, ठीक है। तो विलयन में बस आज के लिए इतना ही, आगे मिलेंगे तो इसका दूसरा पार्ट पढ़ाएंगे दूसरे क्लास में। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे क्लास में आप सब बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।